स्लाइड्स मेरी आप लोगों को शो हो रही हैं? नो सर। सर शेयर कर दें, यार हो मुझे जाएंगे वो। लगता है कि मुझे वापस में सर हो रही है आवाज आ रही है। मुझे लगता है मुझे सर वापस आवाज भी ऑफिस आ ही रही है, जाना पड़ेगा। स्क्रीन भी विजिबल हो रही है स्लाइड। हो रही है बस, ठीक है, यस चलो सर, ठीक है, हो रही है, हो रही है पावर सर। पॉइंट पे आज ठीक है। बल्कि ये अच्छा, आज जो है हम लोगों ने देखना है पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, और इस पे मैंने आप लोगों की एग्जैक्ट नेम के साथ तो नहीं, वीडियो अपलोड की हुई है। तो इसमें ना दो पार्ट है। पॉली का मतलब है मल्टी, और फॉर्म्स का मतलब है शेप कह सकते हैं, टाइप कह सकते हैं आप। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि मल्टीपल फॉर्म्स। इसमें बड़ा आसान सा सवाल है, इसमें बड़ी आसान सी चीज़ है कि आपने एक फंक्शन लिखा है f1, ठीक है, तो वो एक जगह पे एक जैसा बिहेव करता है और दूसरी जगह पे f1 वही फंक्शन है, उसके अंदर कोई और बिहेव। तो ये जो है अभी इसे और भी देखते हैं, मगर इस तरह का सिनेरियो में मैं टीचर भी हूँ, मगर आप देखें कि मेरे पास मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल, ठीक है, तो मैं एक ही एंटिटी मल्टीपल चीज़ों में एक्ट कर रहा है, वो आपकी पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगी। अच्छा, इसमें अभी हम इसकी डिटेल में जाएंगे, मगर उसमें सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। वो कहता है कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। अभी हमने बात की एक ही चीज़ की मल्टीपल फॉर्म्स, तो अब अगर हम एक ही चीज़ की मल्टीपल फॉर्म है तो हम यहाँ पे फंक्शंस के अंदर इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो अब फंक्शंस, जो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, फंक्शंस के अंदर किस तरह एक्सेस की जा सकती है। कहता है इट कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग ओवरलोडिंग, इट इज डिफाइंड एट कंपाइल्ड। मतलब कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म अगर आप जाए तो क्या है, सर पास वो रहे नहीं। सिंपल एक मॉर्फिज्म है। अगर आप तो सही नहीं आपकी आ रही आवाज आप लोगों को? नहीं आ रही, बहुत सर बार बार क्या कट रही है, बीच में से प्रेस कर, बीच में काफी बार कट जाती है। अच्छा मुझे, अच्छा चले मैं फिर लोकेशन चेंज कर लूँ अपनी। चले मैं एक मिनट लोकेशन चेंज कर लूँ अपनी, फिर यस जो सर। है मैं ऑफिस में दोबारा वापस जाता हूँ, फिर आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके सर।
असदुल्ला, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। यस सर, अब क्लियर है। चलें ठीक है, और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। यस सर। यस सर, स्क्रीन भी विजिबल है। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था, मैं पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहा था का मतलब है फॉर्म मल्टी। तो अगर हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के ऊपर जाएं, तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म ही दूसरा नाम है फंक्शन ओवरलोडिंग का। जैसे मैंने आपको बताया कि फंक्शन ओवरलोडिंग है, अगर आपको फंक्शन ओवरलोडिंग आती है तो आपको स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो वो यही बात कहता है ये कहाँ कैसे अचीव की जा सकती है, ये आप फंक्शन ओवरलोड करें। फंक्शन ओवरलोड कैसे कर रहे थे हम लोग? हम एक ही फंक्शन का नेम रखते थे, उसमें डिफरेंट पैरामीटर रखते हैं, या उसमें हम पैरामीटर की टाइप चेंज कर, जैसे यहाँ पे इंट है, यहाँ पे भी इंट है, तो यहाँ पे हम फ्लोट कर देते थे। ये मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये हम ऑलरेडी, तो ये तो हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म तो हम इसी तरह अचीव कर सकते हैं कि हमारे पास देखें कि एक ही फंक्शन का नेम है f1, मगर हम उससे मल्टीपल तरह के काम ले सकते हैं। कहीं पे हम इंटीजर टाइप का, कहीं पे हम फ्लोट टाइप का, कहीं पे और, मगर ये अगेन इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है। तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, अब डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म के, ये जो आप लोगों को चीज़ तंग कर रही थी वो एक्चुअली ये चीज़ थी। तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना आप लोगों की? यस सर। यस सर, हो रही है। अच्छा ठीक है। तो डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि ये चीज़ ना आप ये समझ लें कि इनहेरिटेंस के अंदर आ रही होती है। इनहेरिटेंस के अंदर किस तरह आ रही होती है उसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। कि आप देखें कि एक फंक्शन है जैसे क्लास ए के अंदर f1 के नाम से, ठीक है, इसकी कोई अपनी इम्प्लीमेंटेशन है। अब आपकी क्लास बी है, ठीक है, अब क्लास बी ने पब्लिक की तरह आपने क्लास ए को इनहेरिट कर लिया। अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप डिफरेंट नेम्स के फंक्शन बनाएं यहाँ पे, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। मगर अक्सर ये होता है कि आपने इस तरह के जो फंक्शन पहले क्लास ए के अंदर है, जो आपकी पेरेंट क्लास के अंदर है, आपने अपने अंदर भी तो रखने होते हैं। जैसे आप हम अक्सर बात करते हैं कि बहुत सारी आदतें आप अपने पेरेंट से ले रहे होते हैं, तो क्यों नहीं हम यहाँ पे अपने पेरेंट का फंक्शन बना सकते हैं। इस तरह का सिनेरियो जहाँ पे आपका फंक्शन नेम, फंक्शन के पैरामीटर्स, फंक्शन की रिटर्न टाइप आपकी पेरेंट क्लास के अंदर भी सेम हो, ठीक है, और आपकी चाइल्ड क्लास के अंदर भी सेम हो, ठीक है। तो और रन टाइम के ऊपर ये डिसाइड किया जाए कि ये वाला पेरेंट का फंक्शन कॉल होना चाहिए था या चाइल्ड का फंक्शन कॉल होना चाहिए था, ठीक है। और ये सिनेरियो किसके अंदर मैंने बनाया? ये इनहेरिटेंस के अंदर बनाया है, ठीक है। तो अब ये वाला फंक्शन जो पेरेंट के थ्रू कॉल होना चाहिए, ये चाइल्ड के थ्रू, ये एक्चुअली स्टैटिक और डायनामिक बाइंडिंग की बात कर रहा हूँ जो मैंने आपको पढ़ाई हुई है। तो यहाँ से हम जो है डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ मूव कर रहे होते हैं। एक मिनट। तो अच्छा, आप ये कह रहे हैं कंपाइलर पे, मैं एग्जांपल भी कर देता हूँ, मगर अभी हम उस तरफ गए नहीं है ना, तो अभी आप ये समझ लेना, ठीक है। इतना यहाँ तक समझ आ गया कि डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर पहले तो हम इनहेरिटेंस से डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें होता क्या है कि कौन सी क्लास का फंक्शन कॉल करना है, दिस इज कॉल्ड डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि सिर्फ आप फंक्शन के नेम सेम है, मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग है, ठीक है। ये यहाँ पे जब आप बिल्कुल सेम नेम, सेम पैरामीटर और सेम रिटर्न टाइप करेंगे, तो वहाँ पे आप फंक्शन ओवरराइडिंग कर रहे हैं। तो जब आप फंक्शन ओवरराइडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं। मगर अभी मैं ये थ्योरी बता रहा हूँ आपको, तो प्रैक्टिकल थोड़ी ना क्वेश्चन है सर, जी जी सर ये फंक्शन ओवरलोडिंग के जरिए हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं, तो जी। क्या हमने वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी करनी है?
हाँ वो तो बाद की बातें हैं ना। देखिए ओवरलोडिंग क्या है, ओवरलोडिंग यही है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल ये असाइनमेंट का कोई फंक्शन बना हुआ है, इसकी कंपाइलर ने या बैकएंड से आपको इम्प्लीमेंटेशन मिली हुई है। अब आप कहते हैं नहीं यार ये चीज़ मैं नहीं मानता, मैं अपनी बनाना चाहना है, आप अपना बना लें, तो आप इसको इस फंक्शन को ओवरलोड कर रहे हैं ना। ठीक है, वो जो आपकी प्ले लिस्ट में है वो सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड है आपकी, कोई मतलब ऐसी सर चीज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते किसे हैं? वो वैसे हमारा इस क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं, मगर मैं आपको बता दूं ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये कहते हैं ए इज इक्वल टू बी करते हैं, बी का कंटेंट जो है इसके अंदर कॉपी हो रहा है, जैसे हमारे यस सर पास, हो रहा है, तो आप देखें कि साइन ये हो खुद रही है वैल्यू। हाँ वैल्यू असाइन हो रही है, शाबाश। लेट्स से बी की वैल्यू 14 थी, तो अब ए की वैल्यू भी 14 हो जाएगी ना, यस ऐसे ही है। सर। तो यस ये खुद सर। से यस ये खुद से थोड़ी ना हो जाएगा, ये कोई जादू है पीछे, कुछ ऐसे अलादीन का चिराग थोड़ी ना बैठा के खुद से होने लग जाए। इसके पीछे हम जब ये वाला साइन पढ़ते हैं, जब ये वाला साइन आ गया तो हम इसके पीछे कोई ना कोई फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, उस फंक्शन के अंदर हम बताते हैं कि यार ये वाला साइन आया है, यहाँ से इसके कंटेंट उठाओ और इसके अंदर उठा के रख दो। अभी मैं बड़े नॉर्मल सादा लफ्जों में बता रहा हूँ, जो कंटेंट उठा के अब यहाँ से यहाँ पे रख रहे हैं, तो और आपने अपना फंक्शन लिख लिया। अब एक तो कंपाइलर करके दे रहा है ना, जब आप अपना फंक्शन लिखते हैं, जो चीज़ पहले कंपाइलर ने बनाई हुई, तो वहाँ पे ओवरलोडिंग हो रही है। ठीक है, जब आप कंपाइलर का यस बिल्डिंग यूज सर। करते जाए, आई थिंक मैंने वो वाली जो चीज़ है ना, आप ये समझ रहे थे कि ओवरलोडिंग करते क्यों है, उसका मैंने आंसर दे दिया। और आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ, मैंने शायद उस स्लाइड्स में भी बताया हुआ है कि जब आप बल्कि यार वो बात की चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर एक्चुअली जब हम खेलते हैं ना, तब हमें ज़्यादा फंक्शन ओवरलोडिंग की ज़रूरत पड़ती है कंटेंट वगैरह के लिए। और वहाँ पे शैलो कॉपी भी बन रही होती है, वहाँ पे डीप कॉपी भी बन रही होती है। फिर कई ऐसे जो ऑपरेटर्स हैं जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के लिए चलते ही नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट्स के लिए चलते ही नहीं है। ठीक है, तो वो हम जब उस क्लास के अंदर जाएंगे तो हम उसके ऊपर देख लेंगे, मगर हमारा करंट जो टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म, तो आप एक्सक्यूज देखें मी कि सर। जी जी, सर जो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है वो भी स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप में आता है कि नहीं? यस स्टैटिक के अंदर आता है, क्योंकि कंपाइलर ठीक। को पहले पता होता है कि मैंने यस कौन सा सर। वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। अभी रन टाइम का मैं बताता हूँ ना, रन टाइम पे आप कैसे पता चलता है। तो आप देखें कि ठीक है सर। यहाँ पे आप देखें कि लाइन है, लाइन में हमारे पास दो ही कोऑर्डिनेट होंगे ना, ऐसे करके, या एक्स और या वाई। यानी कि अगर मैं इसे कार्टेशियन वो बनाऊं, तो आपके पास एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, तो आप इसी तरह एक लाइन ड्रा कर सकते हैं ना। तो अब उसने दो पैरामीटर होंगे एक्स या वाई के, और उसमें फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, ड्रा का फंक्शन हो सकता है, चेंज कलर का हो सकता है, गेट एरिया का हो सकता है। मगर जैसे ही हम लाइन से सर्कल के ऊपर मूव करते हैं, अब आप देखिएगा कि ये वाले फंक्शन तो हैं ही हैं, ड्रा वाला, चेंज कलर का भी, गेट एरिया का भी। ठीक है, मगर आप देखें कि यहाँ पे जब आप सर्कल की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके जो पैरामीटर्स हैं, इसमें आपका रेडियस भी इन्वॉल्व हो जाता है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो होते ही हैं, यानी कि जब आप सर्कल की बात करते हैं, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कितना मोटा सर्कल बनाना है, इस रेडियस की बात करते हैं ना, कि आप सेंटर से कितना दूर रहेंगे। मगर यहाँ पे लाइन में तो नहीं कर रहे होते वो वाली बात कि सेंटर से कितना, क्योंकि सेंटर होता नहीं लाइन का। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये आपके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स तो होते हैं। मैं आपको ना एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो आप देखें कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो है थे यहाँ पे, मगर यहाँ पे लेंथ, ये लेंथ मतलब इसकी लेंथ थी, मगर यहाँ पे इसका रेडियस, बाकी कलर सेम है। फिर इसी तरह जब आप रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो रेक्टेंगल के अंदर आप जो है, आप ये वाली विड्थ की बात कर रहे होते हैं और ये वाली हाइट की बात कर रहे होते हैं। तो आप बताएं कि क्या सर्कल के अंदर विड्थ और हाइट होती है? नहीं होती। मगर आप देखेंगे ड्रा का फंक्शन जो है रेक्टेंगल के अंदर भी होगा, चेंज कलर का भी और गेट एरिया का भी। ये तीनों फंक्शन सेम सेम आते जा रहे हैं हर एक में। इसी तरह आपका जो है सिलेंडर के अंदर भी आ रहा है, फिर इसी तरह हमारे पास ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है। आप ये चीज देखें कि ये तीनों फंक्शन जब हमारे पास, इसे मैं थोड़ा सा, इसे थोड़ा कंपैक्ट करके थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। अरे मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपने लाइन की क्लास बनानी है,
यार, अगर आपने लाइन की क्लास बनानी है तो आप लाइन के लिए अलग से इस फंक्शंस को लिखेंगे, सर्कल के लिए इन फंक्शंस को अलग से लिखेंगे, रेक्टेंगल के लिए अलग से इन फंक्शंस को लिखेंगे, सिलेंडर के लिए इन फंक्शंस को अलग से लिखेंगे, ट्रायंगल के लिए इन फंक्शंस को अलग से लिखेंगे। और आप ये देखें कि आप हर दफ़ा अपनी एफर्ट पुट कर रहे हैं फंक्शन की डिक्लेरेशन में, फंक्शन की डाटा टाइप में और हर चीज़। तो ये थोड़ा मैसी नहीं हो जाता आपका कि आप एक ही चीज़ को बार बार कोड कर रहे हैं अगर आप इनके फंक्शन दोबारा लिखें? ऐसा है कि नहीं है? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आता है, एक्चुअली इनहेरिटेंस करते हम एक बेस क्लास बना देते हैं, समझे इस चीज़ को, और उसमें ये तीनों फंक्शन इंप्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब जब ये तीनों फंक्शन, फॉर एग्जांपल मैं इसे f1, f2 और f3 कह देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देता हूँ। अब मैं ये करता हूँ कि मैं इस वाली क्लास को इसके अंदर इनहेरिट कर लेता हूँ, और जब आपको पता है कि ये तीन फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, अगर तो हमारी इस क्लास की जो फंक्शनैलिटी है, ठीक है, वो इससे डिफरेंट है। जैसे अब अगर मैं बात करूँ ड्रा, फॉर एग्जांपल मैं ड्रा की ही बात कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपके एक्स और वाई तो ये वाला फंक्शन ही ड्रा कर देगा, मगर रेडियस को आपको खुद से ड्रा करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ी ना कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। मतलब मुझे लगता है हमें डायरेक्ट एग्जांपल पे जाना चाहिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ, तो मैं इसे थोड़ा सा एग्जांपल से इलेबोरेट करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे एक क्लास है, क्लास लाइन की है। अब हम अभी देख के आए हैं कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है, हमारे पास एक एक्स था और एक वाई था। अब इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर आपके पास दो पैरामीटर आ रहे हैं इंटीजर टाइप के, जो आप स्टार्टिंग, और या समझ लें कि कोई एक, हालांकि ये लाइन की तो नहीं, खैर ये पॉइंट का क्लास बननी चाहिए थी। जब आप आपके पास एक एक्स और वाई देते हैं तो आपके पास एक पॉइंट बन रहा होता है, लाइन थोड़ी ना बन रही होती है। तो आप ये समझ लें कि आपके पास एक्स और वाई दिए और आपके पास एक और दूसरा भी एक और एक्स और वाई दिया, तो आपके पास पॉइंट पॉइंट से लाइन बन गई। बल्कि अगर हम इसे सिंपल इसी कोड को ही समझते हैं पहले, ये कोड क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा इसमें ना क्लास का नाम थोड़ा गलत हो रहा है। अच्छा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिए आपके पास, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, यहाँ पे ड्रा का फंक्शन भी लिख लिया गेट एरिया का। अब इसके कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या किया, जो ये वाला बनाया था, ये सिंपल इनके जो वेरिएबल्स थे उसको मैंने असाइन कर दिया जो एज अ पैरामीटर आ रहे थे, ए और बी। अब ड्रा के अंदर मैंने क्या किया, मैंने बता दिया कि जो है लाइन ड्राइंग कोड, कि जब भी ड्रा का फंक्शन कॉल होगा तो मैं बताऊंगा लाइन कोई ड्रा हो रही है। ड्रा के अंदर अगर हम ये वाला करेंगे तो लाइन ड्रा हो रही है। गेट एरिया का मतलब ये है कि मैंने एरिया किसका एक्सेस किया, लाइन का किया। अभी चाहे मैंने इसमें कोड नहीं लिखा कुछ भी, मैंने मगर सी आउट करवा दिया ताकि आपको समझ आए। तो अब मैंने ये तीनों के तीनों फंक्शन लाइन के इंप्लीमेंट करवा लिए। इस यहाँ तक किसी की कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा, नो अब सर। अब देखें कि मैंने अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइन के जो फंक्शंस हैं उसे मैं सर्कल के अंदर किस तरह यूज कर रहा हूँ। जब मैंने सर्कल की क्लास बनानी थी तो यहाँ पे मेरे पास एक्स, वाई और रेडियस नहीं था, ऐसा ही था ना। यस सर, तीन पैरामीटर्स। तो अब मैं कहता हूँ कि यार ये वाला यूज, पहले एक्स वाई तो पहले भी बने हुए लाइन के अंदर, तो मैं इसे यूज नहीं करता। तो आप ये देखें कि आप यहाँ पे सिर्फ रेडियस एक ले रहे हैं, और जब आप यहाँ पे इनहेरिट करते हैं ये वाला, ठीक है, तो आपके पास लाइन के अंदर क्या था, एक्स और वाई, वो भी एज इट इज उठ के यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। यहाँ तक तो समझ आ गई ना, एक ये रीयूजेबिलिटी। अब आप देखें, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आपने नया बनाया है सिर्फ, वो भी सर्कल के लिए, मगर आप देखें कि ड्रॉ और गेट एरिया ये सेम वही फंक्शन है जो आपके लाइन के अंदर थे, ड्रॉ और गेट एरिया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, अब आप देखें कि ये जो x और y थे ये एक्चुअली लाइन के अंदर थे ना। तो अब इनके जो वैल्यूज है जो सर्कल के थ्रू हमारे पास आ रही है कंस्ट्रक्टर के थ्रू,
ये वहाँ जाके भी वहाँ पे सेट होगी। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि मेंबर इनिशियलाइजर की बात थी, जब मैंने आपको बताई थी कि कंस्ट्रक्टर के साथ कोलन लगा के मेंबर इनिशियलाइज भी किया जा सकता है। तो अब इसी तरह हम कंस्ट्रक्टर कॉल भी कर सकते हैं। आप अपने चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर किस तरह कॉल कर रहे होते हैं, आप देखें कि यहाँ पे चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है जहाँ पे ए बी और सी आ रहे हैं, मगर ए तो एक्स और वाई था, तो इसे एक्चुअली पास होना चाहिए था आपकी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे उसकी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर दिया, बाकी रेडियस मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अब मेरे एक्स वाई और आर ये तीनों इनिशियलाइज तो हो गए। अच्छा, अब मैंने सर्कल के अंदर सिंपल वही ड्रा के फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन क्या दी, सर्कल इज ड्राइंग, और एरिया के अंदर एरिया इज ड्राइंग। यहाँ तक सिर्फ मैंने अभी हर क्लास को थोड़ा सा वेरिएबल्स के अंदर मोल्ड किया है, और ये देखें कि वहाँ पे सर्कल की इंप्लीमेंटेशन और थी ड्रा की, और यहाँ गेट एरिया की यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन और है। अच्छा, तो ये आपको समझ आ गई है यहाँ तक? आपको जो कोड है दो क्लासेस का और उसको मैंने आगे यूज कैसे किया इतनी समझ आ गई? अभी मेन के अंदर नहीं मैं गया हूँ, मेन के अंदर यस जाता सर, हूँ अभी। क्लियर। अच्छा, अब इसी तरह मैंने रेक्टेंगल किया, और रेक्टेंगल के अंदर मुझे जो है एक्स वाई के साथ जो है आपकी विड्थ और हाइट भी चाहिए थी। बल्कि इसमें विड्थ रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक दफ़ा देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, विड्थ हाइट और एक्स वाई तीनों चारों चीज़ें। तो मैंने अब रेक्टेंगल के अंदर आप देखें ए और बी जो मैंने एज अ पैरामीटर लिए थे वो मैंने लाइन को पास कर दिए, क्योंकि यहाँ पे लाइन को ही इनहेरिट किया हुआ है। और सी और डी जो है मैंने विड्थ और हाइट को इनिशियलाइज कर दिया, रेक्टेंगल की अपनी इंप्लीमेंटेशन दे दी, एरिया की अपनी, क्योंकि देखें यहाँ पे आपका रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला अलग से लगेगा, अगर ट्राइंगल है उसका अलग से लगेगा, रेक्टेंगल का विड्थ इंटू हाइट अलग से लगेगा, 1/2 जो भी इसका एरिया का ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है वो आपका अलग से लगेगा। इस वजह से मैंने अभी सिर्फ आपको थोड़ा सा डिस्टिंक्ट रखने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ सी आउट लिखवा दिया। अब यहाँ पे मजे की चीज है, अभी मैं बिल्कुल सिंपल उन्हीं की क्लासेस से कॉल कर रहा हूँ। आप ये देखें कि जब मैं क्लास ट्राइंगल बनाता हूँ, अब आपके लिए आसानी है, आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं अभी फिलहाल बिल्कुल आसानी के लिए, कि मिक्स ना हो। तो मैं यहाँ पे क्लास ट्राइंगल थी उसका एक ऑब्जेक्ट T1 बना रहा हूँ, इसी तरह सर्कल की एक क्लास थी C1 उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, रेक्टेंगल की एक क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, सिलेंडर का एक C2 बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस T1 से आप देखिएगा ड्रा का फंक्शन कॉल करता हूँ, और इसी T1 से गेट एरिया का फंक्शन कॉल करता हूँ। ठीक है, तो ये ये जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है ये उस क्लास के अंदर जाएगा। ये क्लास कौन सी थी? ट्रायंगल सर। ट्रायंगल। ट्रायंगल से ठीक है, तो अब आप देखें कि मैं वापस उस ट्रायंगल के अंदर जाता हूँ, बल्कि यहाँ पे ट्रायंगल की क्लास का कोड ही नहीं, खैर आप ये समझ लेंगे वो जिस तरह हमने ये रेक्टेंगल और वो बनाई थी उसी तरह हम ड्रा के अंदर जाएंगे तो वो ये बताएगा कि ट्रायंगल इज ड्राइंग, और ये बताएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही बताएगा ना, जैसे हमने यस सर, यस सर्कल का। सर इसी तरह हमारे पास अगर सर्कल का ऑब्जेक्ट बना है जिसका पॉइंटर बना है, तो वो सर्कल के रिस्पेक्टिव ड्रा के फंक्शन के अंदर जाएगा और उसे प्रिंट करवा देगा। इसी तरह R1 के अंदर, और इसी तरह R2 के अंदर। ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस थी जो हम करते आ रहे हैं पहले शुरू से। ठीक है, मतलब क्या कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा हमेशा उसी का फंक्शन जो है कॉल होगा। ठीक है, अभी मैं उस चीज में नहीं जा रहा हूँ, अभी आगे वो जा पॉलीमॉर्फिज्म आगे है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। और ये किसी को नो डाउट सर हो किसी को कोई ये इस तरह का कोई डाउट हो, यार आपने T1 बनाया चाइल्ड का तो किथे उत्ते भी थे दोवें नेम सेम सी, यानी कि ड्रा का भी नेम सेम था, ठीक है, और गेट एरिया का भी नेम सेम था, तो ये कोई पेरेंट के ना कॉल होने लग जाए T1 से, ऐसा तो नहीं ना किसी को कोई डाउट है? नो सर, अभी तक नहीं। नो सर
अभी तक तो हम सिंपल ही देखते हैं ना, अभी हमने कहानी शुरू भी नहीं की, ऐसे ही है यस ना। सर। चलें जी आगे चलते हैं। अब वो बात कहता है यार ये तो ठीक है, आप क्या करते हो, कहता है ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर ले। तो अब सेम एज इट इज अगर मैं इसी सिनेरियो में यहाँ पे पॉइंटर के थ्रू बनाऊं ट्राई एंगल का एक पॉइंटर T1 कह देता हूँ, और मैं इसे न्यू कर देता हूँ, न्यू ट्राइंगल, और यहाँ पे जैसे 3 4 ये भी तो कर सकता हूँ ना, डायनेमिकली भी एलोकेट कर सकता हूँ मेमोरी अपने यस ऑब्जेक्ट सर के लिए। बिल्कुल। यस सर। अच्छा अब वो ये बात कहता है यार ये चीज तो आप कर सकते हैं, मगर एक छोटी सी सहूलत आपको और देता हूँ। वो छोटी सी सहूलत ये है, आपके जितने भी बच्चे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइन के कितने बच्चे थे, 4 थे, 1 2 3 4, उसे कह लें फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल का था, ये सर्कल का था, ये रेक्टेंगल का था, ये लाइन का था, नहीं ये लाइन नहीं, छोड़ो चलो 3 ही इसे कहते चाइल्ड थे। वो कहता है कि बजाय इसके कि आप लिखें कि ट्राइंगल का पॉइंटर स्टैरिक पीटीआर, आप इस तरह करें, इसी तरह आप सर्कल का करें, इसी तरह आप रेक्टेंगल का करें, अलग अलग से पीटीआर बनाएं। यार आप इन टेंशन में लो, इस तरह की टेंशन लो ही ना, आप सिंपल पॉइंटर बनाओ बेस क्लास का, यानी कि आपने पॉइंटर बनाना है इसका। तो अगर मैं इसका पॉइंटर बनाना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूंगा लाइन टाइप का एक स्टैटिक पीटीआर, और आप इस पीटीआर को जब आप इनिशियलाइज करवाना है तो आप इस तरह भी करवा सकते, पीटीआर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप जब डायनेमिकली न्यू करवाते हो न्यू, अब यहाँ पे आप ट्राइंगल भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे रेक्टेंगल भी लिख सकते हो, और यहाँ पे आप सर्कल भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो आप बेस क्लास के पॉइंटर से चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भी इनिशियलाइज करवा सकते हो। अब ये वही बात बता रहा है, पॉइंटर टू ड्राइव्ड क्लास, सी प्लस प्लस अलाउज द बेस क्लास पॉइंटर टू पॉइंट टू द ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट। मतलब ये है कि आपका यहाँ पे कहीं पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बना है, तो लाजमी नहीं था कि आप इसका पॉइंटर जो है उसी सेम क्लास टाइप का हो, आप बेस क्लास का भी बनाएं फिर भी आपका चल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा है, कहता है क्लास का नाम क्या है, बेस, ठीक है, एक क्लास के आगे फर्दर ड्राइव्ड, ड्राइव ने क्या किया हुआ है, इनहेरिट किया हुआ है बेस क्लास को, इसी तरह समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने बेस क्लास का एक P1 बनाया है, फिर इसी तरह मैंने ड्राइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है ड्राइव्ड ऑब्जेक्ट। तो मैं इसे इस तरह कर सकता हूँ, P1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ डी ऑब्जेक्ट, क्योंकि P1 तो हमेशा एड्रेस ही ले रहा होता है ना, तो मैंने एंड यस सर। कर दिया, ठीक है। और इसी तरह मैं ये भी कर सकता हूँ कि बेस क्लास का पॉइंटर P2 और साथ न्यू ड्राइव्ड। अब आप देखें ये जो न्यू ड्राइव्ड है ये चाइल्ड क्लास थी आपकी, तो ये सहूलत हमारे पास अवेलेबल है। अब ये कॉलिंग, अभी मैं उस तरफ जाता हूँ, ओवर राइडिंग की तरफ जाता हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास इस तरह की सहूलत मौजूद है कि आप अपने पेरेंट का पॉइंटर बनाएं, और उस पॉइंटर के थ्रू आप चाइल्ड का कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे आप पॉइंट करवा सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखें, वो कहता है मेरे पास ट्राइंगल की एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाना था, सिलेंडर का बनाना था, रेक्टेंगल का और सिलेंडर का सॉरी बनाना था। तो आप देखें कि मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने इसकी बेस क्लास के ही एक अरे बना ली लाइन टाइप की। अब आप देखें कि इसके P0 के ऊपर ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसके P1 के ऊपर सर्कल का बन रहा है, इसके P2 के ऊपर रेक्टेंगल का बन रहा है, इसके P3 के ऊपर इसका सिलेंडर का बन रहा है। मजे की चीज नहीं है ये, है? समझ आ रही है बात की कि नहीं? यस सर। अच्छा क्लियर। हाँ, अब आप लूप लगा के, अच्छा मुझे इसमें आप लोगों की इनपुट चाहिए। अब आप लूप लगा के 4 का और ये 4 तक चलाते हैं, 0 से लेकर 4 तक जारी सी बात चलना, और प्लस प्लस आप ड्रा का फंक्शन भी कॉल करते हैं, लूप ये काउंटर ही है ना आपका, आप ड्रा का फंक्शन भी कॉल करते हैं और एरिया का भी फंक्शन कॉल। कोई मुझे बता सकता है आउटपुट क्या आएगी?
सर जो बेस क्लास या पेरेंट क्लास के फंक्शन है वही कॉल होंगे चारों बार, अनलेस अनटिल हम जो कीवर्ड है वर्चुअल का वो नहीं यूज करें। ओहो, कोई और बताए यार, ये तो बहुत ही नालायक बच्चा है, कोई सही बात बताए। तो आप पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले वाले से सोच लें जो अभी मैं समझा के आया हूँ। बाकी बच्चे क्लास में हैं भी हैं कि कोई नहीं है? सर अब ये तो मुझे नहीं पता, मेरा फोन भी ऑफ है। अच्छा चले खैर, देखें, अब इसमें ना दो चीजें आ सकती हैं आपके जहन में। आपके जहन में दो चीजें आ सकती हैं। आप ये कह सकते हैं कि जनाब आप हमें क्यों कॉम्प्लेक्स करी जा रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स होने का जरूरत भी है। पॉइंटर बना रहे हैं लाइन का, ठीक है, अब इसे जरा ध्यान से देखना। मगर लाइन के अंदर भी आपने जो दो फंक्शन बनाए थे, ड्रा का भी बनाया था और एरिया भी। और एरिया भी। अरे यार ये क्या है, ठीक है। और ये जो चार के चार हैं, इन चारों के अंदर आपने अलग अलग, अब मैं इसे इकट्ठा लिख रहा हूँ मगर रेक्टेंगल ट्राइंगल के अंदर आपने भी अलग से, हर एक लिए अलग अलग से, तो उनके अंदर भी आपने ड्रा और एरिया का फंक्शन बनाया है। एम आई राइट? यस सर। तो अब जब हम पॉइंटर बनाते हैं बेस का, ऑब्जेक्ट प्रेफर करते हैं उसको चाइल्ड का, और फिर हम इसी पॉइंटर को यूज करते हुए यहाँ पे उस ड्रा के फंक्शन को और गेट एरिया के फंक्शन को कॉल करते हैं, तो मेरे मुताबिक मैंने ऑब्जेक्ट असाइन किसका किया था? मैंने चाइल्ड का असाइन सर। किया चाइल्ड ट्रायंगल का। का, चाइल्ड का। तो चाइल्ड के कॉल होने चाहिए थे, मगर होता ये है, यानी कि मैंने तो अपने मुताबिक यही था ना। अगर मैं यस नॉर्मली सर। क्या करता भी क्या, जैसे मैं अगर ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इनिशियलाइज करता हूँ, तो मैं ट्रायंगल का ही पॉइंटर बनाता था ना, और मैं एक्चुअली ट्रायंगल के ही फंक्शन को एक्सेस करना चाह रहा था। एम आई यस राइट? सर। यस मगर सर। मुझे वो एक्सेस ही नहीं होते, तो फिर मैनू की फायदा है मेरी पॉलीमॉर्फिज्म का, चार। पॉलीमॉर्फिज्म ही, ठीक। तो अब आप यहाँ पे देखें कि दिस इज कॉल्ड स्टैटिक बाइंडिंग, या इसे स्टैटिक बाइंडिंग ही कहेंगे। अभी मैं और फर्दर नहीं जा रहा, ये स्टैटिक बाइंडिंग है कि आपके कंपाइलर स्टक हो गया वहां पे, जिस क्लास का उसका पॉइंटर है, उन्हें कहा मैनू नहीं उन पता, जिदा मेरे को पॉइंटर है मैं ओदी क्लास ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈ ਆ ਜਾਵੇ ठीक है, ना आवे तो अल्लाह दे सुपुर्द। समझ रहे बात को कि नहीं? यस सर क्लियर। ठीक है। यहाँ पे अगर अब फिर आप कहेंगे यार ये तो हमें फायदा ही कोई नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते जा रहे हैं न्यू के थ्रू, ट्राइंगल का, सिलेंडर का, रेक्टेंगल का, ठीक है, सर्कल का, और हालांकि वो कॉल होने चाहिए। अभी उसके ऊपर भी हाल देखते हैं कि उसका क्या हाल निकाल सकते हैं हम। तो अब वो ये बात कहता है जब आप पॉइंटर टू ड्राइव्ड क्लास करते हैं यूजिंग अ बेस क्लास पॉइंटर पॉइंटर टू अ ड्राइव्ड क्लास, we can access only those members of the derived object। हम सिर्फ उन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं that were inherited from base class। अभी जो मैंने आपको बात बताई कि आपके पास क्लास ए है और एक क्लास बी है, ठीक है, हालांकि आपने इसे न्यू करके बी के थ्रू ही एक्सेस किया है, मगर यहाँ पे जब हम ए के थ्रू जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया वही वाला एक्सेस करेंगे जो ए क्लास के अंदर थे, बी के अंदर है वो वाला एक्सेस कोई नहीं होंगे। अब वो यही बात कर रहा है, दिस इज बिकॉज द बेस पॉइंटर हैज द नॉलेज ओनली ऑफ द बेस क्लास। जाहिर सी बात है जब बेस क्लास का पॉइंटर बनाया तो बेस क्लास की नॉलेज रखेगा। इट नोज नथिंग अबाउट द मेंबर्स एडेड बाय द ड्राइव्ड क्लास। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ये मैंने पिछली स्लाइड को नो इंग्लिश में सर। लिखी। नो। अब आगे चलते हैं। सर अब जी जी, हाँ जी, पिछली क्या कह स्लाइड रहे से हैं? पहले पॉइंट का क्या मतलब था? ये वाला, जो फर्स्ट पॉइंट था, इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड। ये वाला जी ये फर्स्ट वाले पॉइंट है। इसका ये मतलब है कि आपके पास क्लास ए का पॉइंटर ना, ये वाला पॉइंटर है, ये ऐसे ही है।
अब Yes, आप sir. देखें कि आप उस क्लास के थ्रू आप गेट एरिया का फंक्शन कॉल कर रहे हैं और ड्रा का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ये वो वाले फंक्शन है जो इस ट्रायंगल के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहे थे, ऐसे ही है ना? जी, अगर क्या ये हम वाले वर्चुअल कर चुके हैं यहाँ पे? कुछ भी नहीं किया अभी, तो वर्चुअल कहाँ खुला है? वर्चुअल होता क्या, ये तो मुझे भी नहीं पता। ओके सर। अब आप देखें कि वो ये बात कहता है, ये जो पॉइंटर बनाया है आपने, ठीक है, यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ, और आपने देखें कि यहाँ पे मैंने आपसे भी बात की, ड्रा और एरिया का फंक्शन आपका लाइन के अंदर भी है और ट्राइंगल के अंदर भी है। तो वो यही बात करता है, अगर दोनों में इन्हें फंक्शन सेम है, ठीक है, तो तभी आप यहाँ पे उसे जो है बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। आप इस तरह नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी और एग्जांपल दूं, लाइन के अंदर तो दो फंक्शन है, ड्रा और एरिया का। मैं यहाँ पे कह देता हूँ ड्रा एरिया और एक फंक्शन f1, तो आप ये वाला फंक्शन जो है इस पॉइंटर के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसे नॉलेज ही नहीं है कि जो आपकी बेस क्लास के अंदर कोई फंक्शन इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। गॉट इट? पॉइंट वन क्लियर है कि कोई नहीं? यस सर, क्लियर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये वो यानी सर उसके अब ये सारी क्लासेस के ड्रा फंक्शन को कॉल कर लेगा? हम्म, अपनी अपने जो देखें, जो उसके अंदर बने और जो ड्राइव के अंदर बने उनको कॉल की जा सकती, मगर जो एक्स्ट्रा ड्राइव के क्लियर अंदर सर, बने उन्हें क्लियर। उन्हें कॉल नहीं कर क्लियर सकते। सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्लास है हमारे पास बेस, ठीक है, उसमें एक फंक्शन है शो, और जो बेस को प्रिंट करवा रहा है। अब ये एक ड्राइव क्लास है और इसमें भी शो का फंक्शन है और ये ड्राइव को शो करवा रहा है। अब मैं मेन के अंदर देखें, मेन के अंदर मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। जब मैं b1 डॉट शो करता हूँ तो बेस ही प्रिंट होता है, ये तो हमें सारों को पता है। अब मैं जब ड्राइव d1 करता हूँ और d1 डॉट शो करता हूँ तो d1 ही होता है। यहाँ तक तो हम अभी देख के आए हैं, यहाँ तक तो किसी को कोई मसला तो नहीं है पुराना? नो सर। अच्छा, अब यहाँ पे हम पॉइंटर के थ्रू भी देख के आ चुके हैं कि पॉइंटर किसका था, बेस क्लास का, बेस का, और उसे ऑब्जेक्ट किसका असाइन हुआ, ड्राइव्ड क्लास चाइल्ड का। का। ठीक है, हाँ, चाइल्ड भी कह सकते हैं, ड्राइव्ड भी कह सकते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये थोड़ा उल्टा हो गया। b1 क्या है यहाँ पे, बेस 1, ठीक है, यस सर। ये बेस क्लास है, ठीक है, और यहाँ पे बेस क्लास, ये तो बिल्कुल सेम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ही सर, नहीं ना। उसने कुछ किया ही नहीं, हाँ, उसने सिर्फ कुछ बेस का किया है, एड्रेस बेस के पॉइंटर को दे दिया। हाँ, यहाँ पे तो वही चीज आ जाएगी, कोई मसला नहीं, ये भी हम कर लेंगे। मगर यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली चीज है। नीचे वाला पी, रेडी है। हाँ, पी बी क्या है यहाँ पे? पी बी आपका है जनाब बेस का पॉइंटर, ऐसे ही है। यस सर। उसे मैंने एड्रेस किसका साइन किया, d1 का। d1 क्या है ड्राइव यहाँ का, पे, सर ड्राइव का। डिराइव का ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका मैंने एड्रेस असाइन कर दिया बेस के पॉइंटर को। अब वो जो हम पीछे देख के आए हैं, तो हम देखेंगे जब हम बेस के पॉइंटर से जो शो का फंक्शन कॉल करते हैं, तो वो ड्राइव का कॉल नहीं करता, वो हमेशा अपना ही कॉल करता है। क्यों? क्योंकि उसे यही पता है कि मैंने समझ लें कि अपने ही क्लास के अंदर देखना है, दूसरी क्लास के अंदर जाके नहीं देखना। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक बाइंडिंग। ये वाली जो है इसे क्या कहेंगे? स्टैटिक बाइंडिंग। ये समझ आ रही है? बड़े ही समझ लें कि इंटरव्यू के लिहाज से वो पूछते हैं भाई स्टैटिक बाइंडिंग क्या होती है, यस डायनेमिक सर, बाइंडिंग क्लियर। क्या होती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट यस क्वेश्चन सर। है। तो अब आप मैं आपको ये एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक बाइंडिंग, कि आपने पॉइंटर को उस इतना पावरफुल बनाया ही नहीं अपना कि वो आपकी चाइल्ड क्लास के अंदर जाके भी लुक आफ्टर कर सके। ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा सा इसकी मॉडिफिकेशन, थोड़ी सी पावर देने लगे हैं। अच्छा, अब वो कहता है कि while it allows pointer to a derived class की बात कर रहे हैं, while it allows a base class pointer to point to a derived class object, the reverse is not true। अच्छा, अब वो वाली जो बात कि मैं अगर
बेस क्लास का पॉइंटर बना लो, बेस क्लास ले ली है आपके B1, और ड्राइव्ड यस सर। क्लास का पॉइंटर बना लो। और आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स, कभी आप इस तरह हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स को जाके सिखाने लग जाओ, नो सर। ऐसे तो नहीं होगा ना, तू भैया तू मेरा अब्बा लगदा नहीं है, तो इस तरह तो नहीं होता। तो कहता है ये आपका कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा जब आप इस तरह करेंगे, ठीक है। छोट आप देखें कि छोटे से बड़े की तरफ नहीं जा सकते आप, मगर यहाँ पे आपको एक चीज आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको स्टैटिक, अगर आप कास्टिंग कर लेते हैं तब आप पॉसिबल है। जैसे आप देखें कि इंटीजर, आप जब क्या कहते हैं, डबल्स कहाँ से जाना होता है, सॉरी, इंटीजर से फ्लोट, फ्लोट और डबल इंटीजर के वाले अंदर, इशू। हाँ डबल के अंदर कह लें, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट हो जाती है, इसका रिवर्स जो है उसका स्टैटिक कास्ट करना पड़ता है। ये मेरे जहन से एकदम से निकल गई है। सर जो फ्लोट है, जो इंट से मतलब फ्लोट से इंट में आती है, वो बाय डिफॉल्ट हो जाती है। जब हाँ हमने जी, इंट से फ्लोट में करना हो उसको हम स्टैटिक कास्ट करते हाँ स्टैटिक का ये सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे आपको स्टैटिक कास्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। अच्छा, अब जो वो चीज थी कि यार ਪੁਆਇੰਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ पेरेंट ਦਾ ਪਏ ਆ, मगर ऑब्जेक्ट ਦਾ रेफर ਅਸੀਂ चाइल्ड ਦਾ कर रहे हैं, तो उसी के फंक्शन कॉल होने चाहिए। कहता है इसका भी हल निकाल लिया, आ जाओ मेरे पास। तो कहता है यहाँ पे ना अब वर्चुअल फंक्शन की बात करते हैं। कहता है वर्चुअल फंक्शन इज अ मेंबर फंक्शन दैट इज डिक्लेयर्ड विद इन अ बेस क्लास एंड रीडिफाइंड का, मतलब रीडिफाइंड का मतलब है कि ओवरराइड किया जाता है उसे चाइल्ड क्लास में बाय अ ड्राइव्ड क्लास। मतलब ये है वही फंक्शन ड्रा का है, वही फंक्शन ड्रा का था, और कौन सा फंक्शन था पीछे, हैं। एरिया सर, गेट एरिया। एरिया का, ठीक है। अब आप देखें कि आप विदाउट एनी चेंजिंग इट्स पैरामीटर और इट्स रिटर्न टाइप, आप सेम फंक्शन जो है उसकी ड्राइव्ड क्लास के अंदर बना लेते हैं। जब आप इस तरह का काम करते हैं कि आपने पैरामीटर चेंज भी नहीं किए, नेम चेंज भी नहीं किया, और रिटर्न टाइप भी चेंज नहीं की, दिस इज कॉल्ड ओवर राइटिंग। ओवर राइट का मतलब दोबारा लिख रहा हूं मैं उसे, ओवरलोड का मतलब है कि उस उन दोनों में से कोई एक हो सके, मगर ओवर राइटिंग में आप करें, और ओवर राइटिंग हमेशा हमेशा आपकी इनहेरिटेंस के अंदर होती है, और कभी भी इनहेरिटेंस के बाहर नहीं होती, ठीक है। ये आपने लाजमी याद रखना। अच्छा, वर्चुअल फंक्शन जो है ना, अब ये जो फंक्शन है ना, ये बिल्कुल यही फंक्शन है, मगर बस इसके, ये वो बेस क्लास का, बस आपने इसके साथ वर्चुअल का कीवर्ड लगा देना है। जब आप वर्चुअल का कीवर्ड लगा देंगे ना यहाँ पे उस बेस क्लास के साथ, तो ये आपका वर्चुअल फंक्शन बन जाएगा। इतनी ही बात सी। अब इसकी सहूलत बढ़ी है हमारे पास, अभी देखते हैं। तो अच्छा, कहता है वर्चुअल फंक्शन इज अ मेंबर फंक्शन दैट इज डिक्लेयर्ड विद इन अ बेस क्लास एंड रीडिफाइंड बाय द ड्राइव्ड क्लास, ठीक है, ड्राइव्ड क्लास है। इट इम्प्लीमेंट्स द वन इंटरफेस मल्टीपल मेथड फिलोसफी दैट अंडरलाइज द पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, ये मजे की चीज कह रहा है। आप ये देखें कि जो लाइन का फंक्शन, जो लाइन ही है ना, आप सारों के साथ इनहेरिट कर रहे हैं, इसके अंदर जो उस फंक्शन को मैं अभी फिलहाल F1 कह रहा हूँ और दूसरे को F2 कह रहा हूँ। मजे की चीज देखें कि ये फंक्शन नेम सेम ही है हर क्लास के अंदर, सर्कल के अंदर भी, सिलेंडर के अंदर भी, और जो भी वाट एवर ट्राइंगल के अंदर भी। तो आप देखें कि ये दोनों नेम सेम ही है, मगर आप इन दोनों को यूज करते हुए यहाँ पे एक अलग से उसकी इम्प्लीमेंटेशन ले रहे हैं, यहाँ पे अलग से इम्प्लीमेंटेशन ले रहे हैं, यहाँ पे अलग से इम्प्लीमेंटेशन ले रहे हैं। इवन तो आप सी आउट करवा रहे हैं, मगर उसमें फॉर्मूला लिख सकते हैं आप। जब इस तरह का काम हो कि एक ही सेम नेम के फंक्शन मुख्तलिफ जगहों पे जाके मुख्तलिफ एक्ट करें, जैसे मैं यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर एक्ट कर रहा हूँ, घर में एज अ बेटा एक्ट करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं जहाँ पढ़ने जाता हूँ मैं वहाँ पे एज अ स्टूडेंट एक्ट करूंगा, ठीक है। हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। मगर आप देखें कि एंटिटी क्या है, मैं ही हूँ, ठीक है। तो मेरा ही एक इंटरफेस है जो जगह मुख्तलिफ जगहों पे जाके मुख्तलिफ एक्ट कर रहा है। तो वो यही बात कह रहा है कि ये जो पहले जो बेस क्लास में आप फंक्शन बना रहे हैं, इसे इंटरफेस भी कह सकते हैं आप। वन इंटरफेस मल्टीपल मेथड्स। इंटरफेस का मतलब ये है, असल में ना एक और चीज भी है।
अक्सर अभी मैं इसे बता दूं या ना बताऊं, मुझे खैर बता देना चाहिए कि जावा के अंदर इंटरफेस अलग चीज होती है, ठीक है। मगर अभी इसे डिस्कस करते हैं जब मैं प्योर वर्चुअल की बात करता हूँ, मुझे याद करवाइएगा। अच्छा, अब वो कहते हैं द कीवर्ड वर्चुअल जो है इज यूज टू डेजिग्नेट द मेंबर फंक्शन एज अ वर्चुअल। सिर्फ आप वर्चुअल का कीवर्ड लगा दें तो वो वर्चुअल फंक्शन बन जाता है। और ये क्या कहता है, स्पोर्ट्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ, यहाँ पे अब जब आपने वर्चुअल फंक्शन बना दिया ना, तो ये आपको हेल्प करेगा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। अब ये जरा देखिएगा, क्लास आपकी क्या थी, बेस, और उसमें शो के फंक्शन को क्या कर दिया, वर्चुअल। ये वर्चुअल फंक्शन बन गया आपका। अब आपकी ड्राइव्ड क्लास आ गई, ड्राइव्ड क्लास के अंदर बेस क्लास को इनहेरिट कर लिया आपने, और यहाँ पे भी आपने शो को अपनी इम्प्लीमेंटेशन दे दी। ये वही पुराने वाली चीज जो हम इसे देख के आ चुके, ये भी वही पुराने वाली चीज। यहाँ तक यहाँ पे हमें मसला आ रहा था ना। अब आप देखें कि बीपी क्या है, बीपी बेस क्लास का पॉइंटर है, यस सर। और उसे एड्रेस किसका दिया हुआ है, ड्राइव्ड क्लास का। अब जब हम यहाँ पे शो करेंगे बीपी और गेट ऑपरेटर के थ्रू शो, तो बताएं कौन से वाला, ड्राइव्ड वाला शो होगा सर या अब चाइल्ड बेस? वाला होगा। शाबाश, बिल्कुल चाइल्ड वाला होगा। अब हमने अपने पॉइंटर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ये वर्चुअल फंक्शन बना के, कि पहले जाओ जाके देखो कि आपकी चाइल्ड के अंदर ये फंक्शन तो नहीं है। अगर यहाँ पे ना होता, अगर यहाँ पे ना होता तो तब ये कॉल करता। अब यहाँ पे है, तो वो उसने यहाँ पे ड्राइव का कॉल कर दिया। तो अब वो जो मसला आ रहा था, जो आपने कहा था कि यार ड्राइव का ऑब्जेक्ट असाइन किया है मगर ड्राइव के फंक्शन कॉल नहीं हो रहे जो ओवरराइड हुए हुए थे, ओवरराइट, ठीक है। तो अब वो भी कॉल होने लगे। वो किसके थ्रू वो कॉल होने लगे, वो आपके वर्चुअल फंक्शन के थ्रू होने लगे, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, फिर उसके बाद स्टैटिक बाइंडिंग। अब ये बोली जो चीज कि रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है, ये बच्चों को बड़ी कंफ्यूज करती है। आगे एक एग्जांपल है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ आएगी चीज की। ये देखें कि वर्चुअल का कीवर्ड था, ठीक है, और क्लास D1 थी जिसने बेस को किया और ड्राइव शो का फंक्शन बना दिया। अच्छा, अब इसी तरह क्लास D2 और उसका बना दिया। अब मेन के अंदर गए, मैंने क्या किया, मैंने बेस का पॉइंटर बनाया, D1 का ऑब्जेक्ट बनाया और D2 का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैंने ना एक नंबर एंटर किया यूजर से n। अब अगर उसका मोड 2, यानी कि अगर मोड 2 लें, और अगर इफ के अंदर हमें पता है कि कब वन, अगर वन आ जाता है तब कंडीशन ट्रू होती है ना, और वो वन आ जाती है, ठीक है। तो जो बेस क्लास का पॉइंटर था उसे OD1 कर दो, एल्स में OD2 कर दो। अब ये वाली जो चीज है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये आपकी यूजर जो नंबर एंटर करेगा, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये रन टाइम के ऊपर आपने डिसाइड किया कि बेस क्लास का पॉइंटर या तो ये पॉइंट करेगा D1 को, ये जो ये वाली क्लास थी, या बेस क्लास का पॉइंटर D2 को। आपने कोई हार्ड कोडेड नहीं किया। अगर आप इसके साथ कर देते तब भी आपका काम चल जाता, इसके साथ आपकी इम्प्लीमेंटेशन उस लिहाज से अलग हो जाती। मगर रन टाइम के ऊपर किस क्लास का ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है, दिस इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। समझ आइए बात की? सर यस ये सर। कंडीशन बताइएगा n मॉड्यूलस 2 वाली। हाँ जी, एन मॉडुलस 2 वाली क्या है? ये कंडीशन क्या चीज एक्सप्लेन करिएगा। एन एन कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे मैं कह दूं जी 2 है, तो जी 2 मॉडुलस 2 क्या होता है? 2 मॉडुलस 2 सर। सर इवन होगा तो वो 0 हो जाएगा, ओड 0 होगा हो तो वो जाएगा। 1 होगा। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 1 आ जाता, ऐसे ही है ना? ओके, वो 1 और 0 ट्रू और फॉल्स को हाँ इंडिकेट करता हाँ है। हाँ, बस बिल्कुल। और आपको ठीक पता हो। है कि हम हमेशा ये C++ के अंदर जब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ के हैं, तब इन्हीं चीज़ों को तो 1 और 0 रख के चलाते रहे हम, ओके। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू? अभी हमने वर्चुअल फंक्शन देख लिए, हमने फंक्शन ओवरलोडिंग देख ली, फंक्शन ओवरराइडिंग देख ली,
फिर उसके बाद रन टाइम बाइंडिंग, कंपाइल टाइम बाइंडिंग, सॉरी, रन टाइम बाइंडिंग और कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी देख ली। ये वो ही वाली वीडियोस हैं जो मैंने आपसे शेयर की हुई है। यस अच्छा, सर। अब इसमें ना एक और चीज है, बल्कि उससे साथ वाली स्लाइड के अंदर देखते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि ये दोबारा से आपकी क्लास बी, उसमें 2 मेथड है, ठीक है। फिर इसी तरह क्लास डी ने क्लास बी को इनहेरिट कर लिया, उसमें 2 हैं। एम, इसने इसने इसको इनहेरिट किया, पी रहता है। इस तरह क्लास डी है, सॉरी क्लास डी तो ये वाली, बी और डी 2 क्लासेस हैं। तो अब हम जब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो बता रहा है कि कौन कौन से लीगल है। बी के ऑब्जेक्ट से आप एम और एन को एक्सेस कर सकते हैं। डी के ऑब्जेक्ट से हम, जाहिर सी बात है, एम पी एन, एम एन और पी दोनों को एक्सेस करते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर इसके पॉइंटर के थ्रू, बी के पॉइंटर के थ्रू हम एम एन इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और डी के पॉइंटर के थ्रू आप, अच्छा ये तो वही पुरानी चीजें हैं ना, एक्चुअली उसने रिपीट ही कर दी। मैं एक्चुअली प्योर वर्चुअल फंक्शन की तरफ जाना चाह रहा था। तो ये तो वो सारी की सारी वो चीजें हैं जो हम अभी देखे हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। जी। तो मुझे ना इन्हें थोड़ा स्किप करना चाहिए। स्टैटिक बाइंडिंग मैंने आपको बता दी है, आप देख लीजिएगा। ये बल्कि इसे मैं आपसे बाद में पूछूंगा। अच्छा, अब थोड़ा सा ना मैं अब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट क्लासेस की तरफ आपको लेके आना चाह रहा हूँ। तो आप देखें कि अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कौन सी होती हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो वाली क्लासेस होती हैं, क्लासेस from which it is never be intended to initiate any object incomplete। अच्छा, ये अच्छा, अब ना मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ और फिर उसकी बेस के ऊपर ना हम आगे लेके चलते हैं। अभी जो आपने प्रीवियस के अंदर, यहीं पे कर लेते हैं, ये प्रीवियस के अंदर, वो नेक्स्ट वाला जो है ना ज़्यादा चीज़ें बता रहे हैं। अभी जो आपने देखा यहाँ पे, ये वाला, तो आप ये देखेंगे एक्चुअली आपका गोल क्या था, कि आपका गोल ये था कि ड्राइव्ड क्लास के हमेशा फंक्शन कॉल हो। आप इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं थे कि आप जो है बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करें। तो कहते हैं मैं आपको इस चीज की सहूलत भी दी। आप ये करें कि आप ये वाला फंक्शन खत्म कर दें, ठीक है, ये वाला आप इसे इंप्लीमेंट ना करें, मगर इसकी जो है प्रोटोटाइप रहने दें और इसे इक्वल टू 0 कर दें ऐसे सिर्फ। समझ आइए बात की, ये वाली चीज खत्म कर दी मैंने और ये वाली। तो ये वाली जो चीज है ना, अब आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि ये वाली जो इम्प्लीमेंटेशन है आप इसकी चाइल्ड क्लास के अंदर दे रहे हैं। अच्छा, अब मैं 2 चीजें बताने लगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस तरह का सिनेरियो करते हैं तो ये वाला फंक्शन अब वर्चुअल फंक्शन नहीं रहेगा, दिस इज कॉल्ड प्योर virtual function। This is called pure virtual function। अच्छा, अब दूसरी बात, पहली बात ये है कि जब इक्वल टू 0 करते हैं तो वो फंक्शन वर्चुअल फंक्शन से प्योर वर्चुअल बन जाता है। दूसरी बात, जो क्लास जैसे D1 है, जो क्लास इस क्लास को इनहेरिट करती है, उसके ऊपर फर्ज हो जाता है, उसके ऊपर फर्ज हो जाता है
कि इस क्लास की इम्प्लीमेंटेशन दे। अगर गलती से जो क्लास इनहेरिट करती है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देती, उस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। अभी मैं बताता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी होती है। उस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लास होती है जिसका हम पॉइंटर तो बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल D1 है, D1 का हम PTR तो बना सकते हैं, मगर हम D1 के थ्रू ये नहीं कर सकते D1 इज इक्वल टू, बल्कि D1 OBJ नहीं कर सकते। सर वो तो बेस क्लास का भी नहीं कर सकते, मतलब वो भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगी। वो तो होगी ही होगी। मैं कह रहा हूं कि अगर D1 ने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया, अगर D1 ने, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा था ना उस पर फर्ज हो जाएगा। अगर D1 ने, ये वाली D1 क्लास है, और उसने ये जो शो का फंक्शन था आपस अपने में इंप्लीमेंट नहीं किया, और ऊपर आपने प्योर वर्चुअल है, तो ये D1 भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। गॉट इट? समझ आइए? Yes, sir. यस सर। अच्छा अच्छा, अब ये भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। अच्छा, अब वो जो कॉन्क्रीट क्लासेस का फर्क था कि कॉन्क्रीट क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है। कॉन्क्रीट क्लास ऐसी क्लास होती है जिसका हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे हम D1 OBJ, तो इसका जिसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं उसे कॉन्क्रीट क्लास कहते हैं, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते उसे इनकम्प्लीट या एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। अच्छा, अब मजे की चीज ये है, अगर ये क्लास नहीं बनाती तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई ना। अब आपकी जो नई क्लास है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ D2, और वो इनहेरिट करती है पब्लिक D1 को, अगर इसने ये इसमें बना लिया, ठीक है, मगर अब अगर ये D2 D1 को करती है और इसने ये नहीं बनाया हुआ, तो अब D2 पे फर्ज हो जाएगा कि वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन दे। अगर ये D2 भी नहीं देती तो फिर D2 भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। ठीक है? अच्छा, अब सर एक इस- कॉन्सेप्ट। सर इसको जी जी, सर इसको इस तरह कह सकते हैं कि अगर क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। यस, कह सकते हैं। जैसे ये वाला है, वो तो ये वाली बात है ना, वो तो ये वाली बात है। आप बेस क्लास को तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कह ही रहे हैं, आप बेस क्लास को तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कह रहे हैं, मगर मैं ये बता रहा हूँ D1 भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन सकती है अगर आप उसकी इंप्लीमेंटेशन ना दी तो। पॉइंट गेट किया? यस सर। अच्छा, अब ये चीज होगी। अब मैं आपको बताने लगा था इंटरफेसेस जावा के अंदर। एक्चुअली ना यहाँ पे इंटरफेसेस अब अक्सर पूछते हैं कि क्या C++ के अंदर इंटरफेसेस होते हैं। अच्छा, मैं बता देता हूँ इंटरफेसेस क्या होते हैं। इंटरफेसेस ऐसी चीज को कहते हैं जावा के अंदर, ये C++ के अंदर नहीं होते, जावा के अंदर होते हैं। असल में होता यह है कि एक क्लास होती है, उसके अंदर ना, जावा के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर पड़े होते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन पड़े होते हैं। जैसे वर्चुअल का कीवर्ड F1 इक्वल टू 0, F2 इज इक्वल टू 0, F3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह। तो इस तरह, और ये उसे क्लास नहीं कहते, उसे इंटरफेस कहते हैं। तो वो वाली जो चीज जो हम जावा के अंदर एक्सेस कर रहे होते हैं वो हम यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं। मगर आप ये देखें कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप ये वाले फंक्शन के साथ, प्योर वर्चुअल फंक्शन के साथ आप दूसरे फंक्शन भी तो बना ही सकते हैं ना। तो ये थोड़ा सा फर्क है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने अगर आपने ये जो बेस क्लास है, इसमें आपने समझ लें कि मैंने ये खत्म कर दिया, ये प्योर वर्चुअल बना दिया इक्वल टू 0, मगर यहाँ पे आप कोई फंक्शन F1 लिख सकते हैं, उसकी बॉडी लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। F2 लिख सकते हैं, उसकी बॉडी लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मगर जावा के अंदर जब आप इंटरफेस की बात करते हैं तो सिर्फ आप प्योर वर्चुअल फंक्शन की बात कर रहे होते हैं। ये थोड़ा सा फर्क है। समझ आइए फर्क की? ये कोई नहीं। Yes, sir.
अच्छा, अब मैंने आपको प्योर वर्चुअल का बता दिया, और आप वो अक्सर पूछ भी लेते हैं कि यार अच्छा इंटरफेस किस तरह आप अचीव कर सकते हैं आप C++ के अंदर। तो आपने सिंपल बताना होगा कि आपके उसके अंदर सारे की सारी बॉडीज रख सॉरी सारी की सारे प्योर वर्चुअल फंक्शन रख दें, किसी की भी बॉडी की इम्प्लीमेंटेशन ना दें, तो आप इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये आ सकता है कि यार किहड़े चक्करां च पै गए, किहड़ी परेशानी च पै गए कि ये बनाने की जरूरत क्या पेश आई? कोई मुझे बता सकता है? इंटरफेस या प्योर वर्चुअल फंक्शन या वर्चुअल फंक्शन बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? सर एक चीज को कलेक्टिवली एक जगह पे जमा कर देना ताकि वो एक ही जगह से भाई, एक्सेस हो। और मल्टीपल जगहों पे रीयूज हो सके। शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब इंटरफेस एक्चुअली हम इसमें बनाते एक हैं पता है मेमोरी भी कम लगती है, क्योंकि जब हम रन टाइम बाइंडिंग करते हैं तो यूजर की चॉइस पे होता है कि जो वो Yes, चॉइस देगा वो एक ही सिर्फ ऑब्जेक्ट असाइन करेगा, हर ऑब्जेक्ट बार बार असाइन नहीं करना पड़ेगा मेमोरी में। बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, एक एक ये चीज होगी। इसमें वैसे मेमोरी थोड़ा सा आप गलत कर गए। न्यू के थ्रू तो आप हमेशा नया ऑब्जेक्ट तो बनाते ही बनाते हैं। मैं पॉइंटर्स के पर्सपेक्टिव से आपकी बात को एग्री कर लेता हूँ कि आप हर दफा जो अलग अलग पॉइंटर के वेरिएबल बना रहे थे ना, वो नहीं बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यस सर। वो मे बी के पॉइंटर की 4 बाइट हो, वो हम उससे बच जाएंगे। अच्छा, एक और चीज, हम जो इंटरफेस जो जावा का है या C++ के अंदर ऐसी क्लास जिसमें सारे के सारे प्योर वर्चुअल फंक्शन है, वो इस वजह से भी बनाते हैं ताकि जो भी क्लास उसे इनहेरिट करे, ठीक है, वो उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी ना भूल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कार है, कार में अगर आप ब्रेकें नहीं लगाते, अगर आपने ब्रेक्स ही नहीं लगाई, तो वो कार का क्या फायदा, वो ठुकेगी कहीं ना कहीं जाके, ठीक है। तो वो ऐसा भी प्रोग्राम होते हैं कि हम जब हम मल्टीपल इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, तो हम जो इंटरफेस बना देते हैं और डेवलपर को कह देते हैं ए फंक्शन तो तू लाजमी इंप्लीमेंट करना है। अगर डेवलपर कहीं डंडी मारता है वहां पे, तो आपका वो क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं होगा। जब इनिशियलाइज नहीं होगा, वो पकड़ लेगा भाई तू इससे पहले पूरा करके दिखा। इस वजह से भी हम उसके इंटरफेसेस बना रहे होते हैं। इंटरफेसेस की समझ आई है ना? यस सर, क्लियर है। अच्छा, तो ये थी सारी की सारी पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, अब आपका जो टास्क है, वो टास्क ये है, ये जो 18 नंबर स्लाइड है, इसमें ना कुछ चीजें जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है वर्चुअल डिस्ट्रक्टर के बारे में। ये मुझे थोड़ा सा आपने बताना है, अगर ना समझ आई तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे। प्योर वर्चुअल के बारे में मैंने ऑल थिंग्स आपको बता दी हैं, केस स्टडी है आगे नीचे। ये आपने ना इसका कोड लाजमी देख लेना है और इसे चला के देखना है। अगर आप ये कर लेंगे ना, तो पॉलीमॉर्फिज्म का कोई भी सवाल आ जाए, आप उसे चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। आपको पॉलीमॉर्फिज्म का आ जाए, आपको ओवरलोडिंग का आ जाए, आपको ओवरराइटिंग का आ जाए, आपको कंपाइल टाइम का आ जाए, आपको रन टाइम का आ जाए, ठीक है। ये मैंने वो वाले सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये समझ लो कि ऊप की जान है जो मैंने आज पढ़ा दिया, ठीक है। तो ये वाला काइंडली आपने ना मेरे रिक्वेस्ट पे आपने ये लेक्चर लाजमी जो है देखना है, ठीक है जी। ओके अच्छा, सर। अच्छा, बस आज का लेक्चर जो है ना आपका यहीं तक था। सर तो क्वेश्चन है। हाँ जी, एक क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन था सर। जी जी पूछें जी, पूछें, बिस्मिल्लाह। सर डीप कॉपी और हम शैलो आज कॉपी को एक कर दीजिए। हाय यार, शैलो कॉपी और डीप सर कॉपी तो शैलो ये तो हो गया था, डीप तो हुआ ही नहीं है हमारा अभी। मैं वही कहने लगा था, डीप कॉपी नहीं पढ़ा अच्छा हुआ। अच्छा 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 अच्छा। चलो सर बेशक दीजिएगा। हाँ जी। अच्छा, अब ना असल में कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है आपका। यस सर, हो जाता है। अगर आपको पता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑब्जेक्ट भी आ रहा होता है जो आपके राइट साइड पे होता है, यस सर। क्या हम उसके कंटेंट को उठा के वन बाय वन, बल्कि बल्कि हम इसे कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, मजा आएगा करने का मुझे भी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। डी यस रेफर सर। कर दी सर। ओके सर। हाँ, उससे कर लेंगे, सर तो चलो भी करवा दीजिएगा सर फिर एक बार। करवा देंगे।